Morning students. In a previous video we have discussed about that फ्रांस जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था उसका इंट्रो देखा था, वो कब हुआ था, क्या उनमें मेन रीजंस थे। इसके अलावा जो वहाँ की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, क्लर्क, नोबेलिटीज़ एंड और जो थर्ड स्टेट था वो भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। ओके, तो ये सब अपन देख चुके थे। और इसके बाद देखा था डेट जो टैक्सेशंस कैसे होते थे और उन्होंने जो वहाँ के जो रूलर थे लुई 16, उन्होंने जो थर्ड स्टेट है उनके ऊपर टैक्सेस और भी ज़्यादा बढ़ा दिए थे क्योंकि उनके पास फंड नहीं बचा था। ओके, तो इस सब के बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है। ओके, और इसके अलावा साथ ही साथ देखा था डेट जो 3 मेन फिलोसोफर्स के नेम उस टाइम वहाँ जो उनकी थेरीज या फिर उनके जो व्यूज़ होते थे वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहे थे और जिससे काफ़ी वहाँ के पीपल स्पेशली थर्ड स्टेट्स के पीपल बहुत इन्फ्लुएंस और बहुत ही ज़्यादा उससे उनको राइट्स के लिए वो प्रभावित भी हो रहे थे। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे दैट जो उनके ये जो रेवोल्यूशन ये क्रांति चल रही थी उसके जो आउटब्रेक से मतलब उसमें क्या रिजल्ट आया, वो कैसे अपने मेन उसमें आ रहा था। ओके, तो इसमें ये बताया है दैट कि जो थर्ड जो वहाँ के जो रूलर थे, ओके, जिनका नेम है लुई 16, उन्होंने वहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसीज़ बढ़ा दी थी काफ़ी ज़्यादा। और वो रीज़न क्या था, क्योंकि उनके पास फंड नहीं बचा। ये अपने प्रीवियस सेक्शन में देख चुके हैं। ओके, तो जिस कारण से वहाँ पे एक तो यहाँ पे ये बताया कि जो फ्रांस में एक पुरानी जो ओल्ड रेमेडी रिजीम चलती थी, उस रिजीम के अंदर में ये था दैट जो भी वहाँ का मोनार्च है मतलब जो भी किंग है वो अपने ही बिहाफ में खुद आगे होके मतलब अपना सेल्फ एक अकेले कोई भी वहाँ का टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता है। ओके, और अगर उसे कुछ डिसीज़न लेना है तो उसके लिए एक उसे जनरल एक असेंबली टाइप की फॉर्म करने की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और वो मीटिंग बेसिकली स्टेट जनरल से मिलके बनती थी। ओके, अभी स्टेट जनरल होते कौन थे, तो जो स्टेट जनरल है वो तीनों स्टेट्स के मेंबर्स से मिलके बनता था। ओके, ये जो स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी कहलाती थी वहाँ की, जो कि यहाँ की पूरे मतलब डिसीजंस लेते थे या फिर उनमें आपस में डिस्कस करके टैक्सेशन से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते थे। ओके, एंड इसके अलावा ये मीटिंग एक रिप्रेजेंटेटिव, इस मीटिंग में जो स्टेट्स हैं तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते थे अपने अपने मतलब जितने ही मेंबर्स हैं वो सभी नहीं आते थे, उनकी तरफ से तीनों स्टेट की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। ओके, और ये मीटिंग सबसे लास्ट टाइम जो बुलाई गई थी, ओके, मतलब ये जो दिया है यहाँ पे 1789, इसके पहले ये मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। मतलब 1614 के बाद से अभी तक की ये मीटिंग ना कभी बुलाई गई थी और ना इसकी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन इस ईयर के बाद से ये मीटिंग बुलाई गई थी 1789 में। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पे ये बताया है डेट ये जो जनरल असेंबली जो स्टेट असेंबली जनरल बनी थी, असेंबली जो फॉर्म हुई थी, ये असेंबली फॉर्म हुई थी जो न्यू टैक्सेशन पॉलिसीज जो ने बनाना था, पास करना। ओके, तो उसी के प्रपोजल या फिर उसको एक्शन में लाने के लिए ये बनी थी। ओके, तो इसके अंदर में यहाँ पे जो वर्सेल जो पैलेस है, वर्सेल पैलेस में एक हॉल तैयार किया गया था। ओके, जिसमें ये मीटिंग हेल्ड होनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले अब इस मीटिंग का देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन कितने मेंबर्स कहाँ से थे। ओके, तो इसमें ये बताया है डेट जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट होता था। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड जो कि फर्स्ट स्टेट मिलके बना था क्लर्क और सेकंड स्टेट बना था नोबेलिटीज़ का मिलके। ओके, तो इन दोनों के 300 मेंबर्स होते थे। ओके, मतलब 300 मेंबर्स ऑफ अ फर्स्ट स्टेट एंड ऑल्सो 300 मेंबर ऑफ अ सेकेंड स्टेट। ओके, तो इन दोनों के 300 मेंबर्स मतलब ये दोनों स्टेट के मिला के हो गए 600। ओके, तो ये दोनों आमने सामने बैठते थे एक रो में। ओके, आमने सामने मीन सपोज ये हॉल है। ओके, तो यहाँ पे बैठते थे फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स 300 मेंबर्स। ओके, और उसके सामने बैठते थे सेकेंड स्टेट्स के मेंबर। गॉट इट? ओके, तो ऐसा ये असेंबली थी। देन इसके बाद जब जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट्स के भी मेंबर होते थे जो कि 600 मेंबर्स थे। ओके, एंड ये 600 मेंबर्स को राइट्स नहीं था इसमें, मतलब ये आमने सामने ये यहाँ पे बाहर आउटसाइड्स खड़े रहते थे, बैक उनके मतलब पीछे खड़े रहते थे। ओके, और जो थर्ड स्टेट्स मेंबर्स थे उसमें ज़्यादातर
इसमें ज़्यादातर जो उसके प्रॉस्परस एंड जो एजुकेटेड मेंबर्स थे थर्ड स्टेट्स के, जैसे कि बिजनेसमैन्स हो गए, ये सब लोग ओके, बिजनेसमैन्स हो गए, या फिर जो हायर टैक्स पे करते थे जैसे मर्चेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ये ज़्यादातर इसमें थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे ओके। देन इसके अलावा जो आर्टिशंस थे, वुमेन्स थी, और जो पेशेंट्स वगैरह फार्मर्स हुआ करते थे, वो इस असेंबली में एंटर होने की परमिशन नहीं होती थी। दे विल नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस असेंबली ओके। और बट लेकिन वो क्या करते थे, जो उनकी जितने भी ग्रेविएशंस होती थी, ग्रेविएशंस होती थी, मतलब या फिर जो भी इनकी परेशानियाँ होती थी, वो 4000 लेटर्स के थ्रू इनके पास आती थी। सॉरी, नॉट 4000, 40,000 लेटर्स उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स की तरह, प्रॉब्लम्स के रूप में आते थे ओके। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती, परेशानी होती थी, वो उन लेटर्स में वो लोग राइट करके भेजते थे, क्योंकि उनको कोई भी अधिकार नहीं था कि वो इसमें कोई भी पार्ट ले सके ओके। देन इसके बाद इनके पास एक और देन इसमें आगे ये बताया है कि ये जो मीटिंग हुआ करती थी वोटिंग ओके, ये मीटिंग, इसमें जो डिसीजंस होता था वो डिसीजंस वोटिंग के बेस पे होता था। मतलब जो स्टेट जनरल्स थे ना, वो वोटिंग्स के थ्रू अपना पास करते थे जो भी उनका डिसीजन ओके, क्लियर। और उसमें एक और था दैट एक पर्सन, एक असेंबली, सॉरी एक जो स्टेट है उनका एक ही वोट रहेगा ओके। तो इसमें यही बताया दैट वोटिंग ऑफ अ जनरल स्टेट इज पासिंग had been considered according to the principle that each state has will give one vote। मतलब हर एक स्टेट का सिर्फ एक ही वोट यहाँ पे वैलिड रहेगा। मतलब इस मीन्स 3 स्टेट्स हो गए है ना, फर्स्ट स्टेट, जो सेकेंड स्टेट होता था वो, और जो थर्ड स्टेट था, ये तीनों का अपना अपना एक एक वोट होता था। और लास्ट में तो उसी टाइम क्या होता था, जो लीव स्टेट थी, फिर जो उनके डिसीजंस की हुआ तो वही सेम वो फिर कंटिन्यू प्रैक्टिस में आ जाता, वही डिक्लेयर हो जाता था ओके, जो भी उन्होंने टैक्सेशन से रिलेटेड जो डिसीजन लिया है वो ओके। बट जो मेंबर थे थर्ड स्टेट्स के, उन्होंने डिमांड किया कि तीनों स्टेट का अलग अलग, मतलब जो असेंबली है सभी असेंबली मिलके वोट दे, मतलब एक कॉमन एक ही वोट ना हो, जितने मेंबर्स है सभी मेंबर्स इंडिविजुअली वोट दें ओके। अब वो इंडिविजुअली वोट देने का मेन रीज़न ये था, देखो इसमें क्या था, जो फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स थे ओके, मतलब क्लर्क थे, और जो नोबिलिटीज़ के मेंबर्स थे सेकेंड स्टेट के, ये दोनों का अपना अपना एक एक वोट होता था, और ये दोनों यूजुअली साथ में रहते थे हमेशा हर डिसीजन के लिए। मतलब इनका तो हो जाता था 2 वोट मिला के ओके, लेकिन जो थर्ड स्टेट होता था, थर्ड स्टेट हमेशा थोड़ा सा पीछे रखा जाता था उनको ओके, तो इनका रहेगा हमेशा 1 वोट ओके। तो ये हो गया ज़्यादा वोट, 2 वोट्स ओके। तो हमेशा चलती किसकी थी, ये दोनों स्टेट जो डिसीजन, मतलब वेदर ये डिसीजन थर्ड स्टेट्स के फेवर में हो या उन पे बर्डन पड़े, ये ऐसा कोई उनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यूज़ नहीं रहते थे ओके थर्ड स्टेट्स के। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मिलके ही ज़्यादातर डिसीजन लेते थे, क्योंकि इनके वोट्स की जो मेजॉरिटी होती थी वो मेजॉरिटी यहाँ ज़्यादा होती थी ओके इन दोनों की मिलके। तो इसी चीज़ को, ये जो इम्बैलेंस और अनफेयर एक टाइप की प्रैक्टिस थी, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो थर्ड स्टेट थे उन्होंने डिमांड रखी कि जो वोटिंग्स होती हैं वो वोटिंग्स में असेंबली के सभी मेंबर्स, उसको हर एक मेंबर वोट देना कि एक मेंबर का लिया जाए ओके। मतलब जैसे कि फर्स्ट में 300 है, सेकंड में 300 है और थर्ड में 600, तो टोटल 1200 वोट्स आए, ना कि सिर्फ 3 वोट्स ओके। और क्योंकि जो फिलोसोफर्स थे जिन्होंने एक सोशल कॉन्टेक्ट का जो थॉट दिया था लियोसिस, उनके थॉट से काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए उन्हीं के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे इस आइडिया से, सोशल कॉन्टेक्स्ट से, इसीलिए वो ये चीज़ के लिए अपोज बहुत सी ज़्यादा वो कर रहे थे, इम्पोज कर रहे थे। लेकिन जो वहाँ के राजा थे उन्होंने इस चीज़ को मानने से रिफ्यूज़ कर दिया, टोटली उनके प्रपोजल को मना कर दिया ओके। तो जिसके रिजल्ट के तौर पे जो थर्ड स्टेट थे वो वहाँ से असेंबली से उठ के बाहर निकल गया और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि ओके। तो इस प्रोटेस्ट के बाद उनका जो डिसीजन हुआ था चेंज, उसमें क्या हुआ था, ये जो जितने भी थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे ओके, उन्होंने 20 जुलाई को एक वहाँ से हॉल से निकल के जो वहीं पे एक फुटबॉल कोर्ट, एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे जाके ये इकट्ठा हो गए ओके। और ये टेनिस कोर्ट कहाँ पे था, वर्साइल का जो पैलेस था, वर्साइल के पैलेस में ही एक
टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे जाके ये लोग पूरे 30 स्टेट्स के मेंबर्स गैदर्ड हो गए। ओके, एंड उन्होंने एक अपनी सेल्फ नेशनल असेंबली फॉर्म करने की वहाँ पे डिमांड की राजा के सामने। ओके, और ये असेंबली मेन क्यों बनी थी, ताकि वहाँ फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो सके। ड्राफ्ट मीन्स एक रफ आइडिया या फिर एक रफ फिगर टाइप का वहाँ पे खुद एक अपना ड्राफ्ट करवान, रफ वर्क टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन अब उनके अकॉर्डिंग भी बने, उनको इतना ज़्यादा निगलेक्ट या फिर उनको इतना ज़्यादा इग्नोर ना किया जाए 30 स्टेट्स को, क्योंकि जो भी टैक्सेशन पॉलिसी थी वो पूरे टैक्सेशंस जो होते थे वो 30 स्टेट्स ही पे करते थे, तो जो भी अगर बर्डन बढ़ रहा है तो वो पूरा बर्डन उन्हीं के ऊपर आएगा, इसीलिए। ओके, तो जिसके लिए यहाँ पे उनके जो मेन लीडर्स थे, मतलब इसमें जो लीड कर रहे थे वो थे मेराबू एंड एविसरीज। ओके, तो जो ये नेम दिए हैं दो, मेराबू एंड एविसरीज, ये बेसिकली जो 30 स्टेट्स प्रोटेस्ट कर रही थी तो उनको लीड कर रहे थे। ओके, एंड जो नेम है मेराबू, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ओके, जो कि हमेशा चाहते थे कि जो ये फेडरल प्रिविलेज दिया जाता है, फेडरल प्रिविलेज मीन्स जो जन्म के साथ उनको प्रिविलेज, जैसे कि क्लच कभी पे नहीं करेगा कोई भी टैक्स, या फिर जो भी जिस भी फैमिली से बिलोंग करता है या जो उनका पुराना वर्क है तो उसी के अकॉर्डिंग उनको आगे जाके वही करना पड़ेगा। अगर कोई फार्मर की फैमिली से तो वो फार्मिंग ही करेगा कुछ, और उसी के अकॉर्डिंग उनको बचपन से ही उनको वैसा ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो ये जो प्रिविलेज दिया जाता था, ओके, तो इस चीज़ के ये जो मेराबू है वो इसके अगेंस्ट थे। ओके, तो इसके लिए उन्होंने उस क्राउड को पावरफुल स्पीचेस दी और उनको एक टाइप से लीड किया। ओके, मेराबू ने, और एबेसीज भी इसको काफ़ी जो एक और लीडर्स का नेम बताया यहाँ पे एबेसरीज, वो भी बहुत ही ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस करते थे। उन्होंने एक पोस्टर बनाया था इन लोगों को जागरूक करने के लिए, ओके, और उनको सपोर्ट करने के लिए, और उस पोस्टर का मेन टाइटल था दैट व्हाट इज़ 30 स्टेट्स। ओके, 30 स्टेट्स है क्या, जिसके कारण से उनका इंपॉर्टेंस पता चले और नेशन में वो क्या वैल्यू रखते वो पता चले। ओके, तो ये जो पिक्चर बताई गई है, इस पिक्चर में यही बताया कि जो जनरल असेंबली प्रोटेस्ट कर रही थी तो उनके प्रोटेस्ट को एक पेंटिंग के थ्रू बताया गया है। ओके, तो अब यहाँ पे बताया कि डेट वाइल जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी वो बिजी हो गई अपनी ड्राफ्ट मतलब अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट करने में। ओके, और लेकिन जो बाकी के जो पार्ट थे फ्रांस के, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये दंगे फसाद मचे हुए थे। ओके, तो उसी टाइम एक तो और उसी ड्यूरेशन में जो हो रहा था वो था विंटर का सीज़न उस कंट्री में, और विंटर के सीज़न में और विंटर बहुत ही ज़्यादा हाई थी उस टाइम, मतलब बहुत ही ठंड पड़ रही थी, और ज़्यादा ठंड होने के कारण वहाँ का जो हार्वेस्ट था वो बहुत पूरा ख़राब हो रहा था। ओके, ब्रेड के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे थे, और इससे ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने के कारण वहाँ पे प्रोडक्शन, ओके, तो उसके लिए लोगों ने उसको स्टोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो वुमेन्स होती थी वो लाइन में क्वेरीज में बहुत ही लंबे टाइम तक ब्रेड लेने के लिए खड़ी रहना पड़ता था उनको, जिसके कारण से वुमेन्स भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, बहुत ही गुस्सा भर गया था उनके अंदर। ओके, तो इसी चीज़ के वो अपना गुस्सा पत्थर वगैरह फेंक रही थी गुस्सा निकालने के लिए। ओके, पत्थर फेंकना और तोड़ फोड़ करना ये सब करने लगी थी। तो उसी टाइम पे जो किंग थे, ओके, तो किंग ने डिक्लेयर कर दिया था, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया भी है कि जो इंट्रोडक्शन में, कि जो पेरिस से उन्होंने ट्रॉप्स बुलाए थे 14 जुलाई 1789 में। ओके, तो यही जो ट्रॉप्स इंडिया में आए थे, क्यों, ये जो क्राउड है उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसके अलावा और भी ज़्यादा राजा अपनी पावर बढ़ा सके ताकि। ओके, तो हाँ, तो इसी कंट्री साइड में उसी टाइम पे एक ह्यूमर फैल गया था, एक बहुत ही ज़्यादा अफवाह फैल गई थी बड़ी, कि ये जो ट्रॉप्स आ रहे हैं वो फार्मर्स को डिस्ट्रॉय, फार्मर्स की जो क्रॉप है उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए बुलाए जा रहे हैं। ओके, ताकि डिस्टर्ब वो क्रॉप नहीं रहेगा तो वो लोग ताकि उनको हाई रेट बढ़े, और जैसे जब प्राइस बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के पास या फिर वहाँ की किंग के पास उतना ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट होता जाएगा। ओके, तो इसी चीज़ को करने के लिए उन्होंने बुलाया था, जिसके लिए वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा मारपीट करने लगे। तो उनके हाथ में जो भी आता था, पेशेंट्स के हाथ में जैसे भाला, करछी, जो भी हथौड़ा, जो भी उनके पास आता था वो उससे वो सामने अटैक करने लगे थे। ओके, और इसी अटैक के चक्कर में वहाँ पे एक ये जो अटैक हो रहा था उसी में उन्होंने एक जगह को, मतलब जो घर थे ऐसा, मतलब जहाँ पे जो नोबल मैंस या रॉयल फैमिलीज के पीपल्स होते थे वो वहाँ पे रुका करते थे, जिसको बोला जाता है चैटिक्स। ओके, इसी टाइप का कुछ प्रोनाउंस करते, चैटिक्स पे भी वो अटैक करने लगे थे, उसको भी तोड़फोड़, और साथ ही साथ वहाँ पे जो मैनुअल ड्यूज थे, मैनुअल ड्यूज मतलब होता है ऐसे रिकॉर्ड जो टैक्सेशंस वगैरह रखते कि किसको कितने रुपया, मतलब जो टैक्स देते थे वहाँ के पेशेंट्स, आर्टिशंस, तो उनको कितने टैक्स
कितने ने टैक्स दे दिया है, कितना बचा, तो ये पूरा टैक्सेशन से जो रिकॉर्ड होता था मैनुअल्स को, उसको भी उन लोगों ने पूरा जला दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा खराब कर दिया था। ओके, तो इसी चीज़ से बचने के लिए बहुत जो नोबल पर्सन्स होते थे, रॉयल फैमिलीज के पर्सन्स, कई पर्सन्स वहाँ से अपने घर छोड़ के चले गए थे और आसपास के कंट्रीज में माइग्रेट हो गए थे कि अपनी जान बचाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो फेज है, सॉरी, ये जो फेस है, तो इससे फाइनली ये सब इतना ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस और इतना ज़्यादा दंगा हो रहा था कंट्री में, फ्रांस में, तो वहाँ के जो उस टाइम जो एम्परर थे लियो 16, वो फाइनली उन्होंने असेंबली, जो नेशनल असेंबली थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, उसको मान लिया था कि ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे उसको भी उन्होंने फॉलो करने से हाँ कह दी थी कि ठीक है, अब उस एक्सेप्शन को हम स्वीकार करते हैं, आप जो डिमांड रख रहे हैं। ओके, तो ऑन द नाइट 4 अगस्त 1789 की जो नाइट थी, उस दिन ये जनरल असेंबली पास हो गई थी। और ये जनरल असेंबली पास होने के साथ साथ जो वहाँ पे फेडरल सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम चलता था, वो अबॉलिश हो गया, और जो टैक्सेशंस के जो पॉलिसीज़ हुआ करती, जो टैक्सेशंस के नए रूल बने थे, वो भी वहाँ पे खारिज कर दिए गए। ओके, मतलब वहाँ से उसका अबॉलिश शुरू हो गया। ओके, और साथ ही साथ जो क्लर्जी वगैरह होते थे, जो फर्स्ट स्टेट्स के क्लर्जीज होते थे, उनका भी जो प्रिविलेज दिया जाता था, उनको उनके बर्थ के साथ ही उनको जो अधिकार या फिर जो राइट्स मिलते थे, जो वो पावर्स को एंजॉय करते थे, वो पावर्स भी अबॉलिश हो गई यहाँ पे। और उनसे जितनी भी ज़मीन्स वगैरह होती थी, जितना भी उनका प्रॉपर्टी उनके नाम की होती थी, जो कि उन्हीं के, तो वो भी उनसे लेके क्लर्जी के साथ साथ फिर बाद में जो नोबलिटीज़ भी होती थी, उनकी भी जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो पूरी प्रॉपर्टीज़ उनसे लेके राजा, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट को सौंप दी गई। ओके, गवर्नमेंट के पास ये पूरी आ गई, चर्च के पास जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो नोबल पर्सन्स के पास। और तो ये सब कलेक्शन आने के कारण जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के पास लगभग $2 बिलियन का, 2 बिलियन लीवर की करेंसी उनके पास इतनी की उनके पास, मतलब राज का जो खजाना होता उसमें इतना कलेक्शन जमा हो गया था उनका गवर्नमेंट का। ओके, देन इसमें और फिर नेक्स्ट ये अब बताया है कि जो फ्रांस था, फ्रांस का जो फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, मतलब अभी मोनार्ची तो है उस कंट्री में, भी मोनार्ची रिमूव नहीं हुई है, लेकिन वो मोनार्ची का एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, मतलब राजा की पावर्स उनसे छीन ली गई थी। ओके, तो अब ये पावर छीनने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुई थी, तो इसमें ये बताया है दैट जो जनरल असेंबली थी, उन्होंने फाइनली अपना ड्राफ्ट जो था, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट कर रहे थे, उस ड्राफ्ट को कंप्लीट कर लिया 1791 में। मतलब ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1784 में, राइट, 1789 में, ये 1789 में स्टार्ट हुआ था ये ड्राफ्ट बनना। ओके, और ये ड्राफ्ट कंप्लीट कब हुआ था, हो गया था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होना शुरू हो गया था इस ईयर से। ओके, और इसका वर्क कंप्लीट कब हो गया था, 1791 में। ओके, गॉट इट। तो इतना ईयर इसको कंप्लीट करने में लगा था। देन इसको ड्राफ्ट करने के बाद इसमें ये चेंजेस, इसमें अब चेंजेस, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, इसका सबसे मेन मोटिव था डेट जो मोनार्ची की, मतलब जो राजा की जो पावर है वहाँ पे, उनकी पावर्स में लिमिटेशंस, रोक लगाई जाए, मतलब अपने मन मुताबिक पर्सन, वहाँ के जो पीपल्स हैं उनके पर अपने मन मुताबिक अपने डिसीजंस नहीं थोप सकते अब। ओके, और देन इसके बाद वहाँ पे पावर्स भी सेपरेट कर दी, मतलब जो भी पावर्स है वो किसी वन पर्सन के हैंड में नहीं रहेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ओके, और वो डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पार्ट्स बने थे, फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज असेंबली। ओके, वही यहाँ पे बताया गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइडेड कर दिया गया। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ने के पहले ये बताएंगे कि ये जो पावर्स थी, मतलब राजा की जो पावर्स छीन ली थी थर्ड स्टेट के पर्सन ने जनरल असेंबली में, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड किस टाइप की थी। ओके, तो उसको समझने के पहले सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये 2 टाइप के सिटीजन्स हुआ करते थे, एक एक्टिव सिटीजन, एक पैसिव सिटीजन। तो अब ये एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन क्या कहलाते हैं ये देखेंगे। तो पैसिव सिटीजन्स वो पर्सन्स होते थे जिनके पास वोट देने का राइट्स नहीं था, दे विल नॉट अलाउड टू गिव द वोट। ओके, जिसके अंदर में ये कैटेगरीज आती हैं। ओके, फर्स्ट वन इज जो एक तो थे वुमेन्स,
चिल्ड्रंस और ऐसे मैन या ऐसे यंगस्टर्स जो 25 ईयर से कम और स्पेशली जो टैक्सेस नहीं देते हैं, ओके, या फिर टैक्स की एक लिमिटेशन थी, उतने टैक्स से कम जो टैक्स देते हैं वो आते थे पैसिव सिटीजन के अंडर में। और वो टैक्स और एक्टिव सिटीजन के अंडर में कौन आता था? ऐसे पर्सन्स जो टैक्स पे करते थे। अब टैक्स कितना, मतलब एक लेबर का 3 डेज की जो सैलरी होती थी, ओके, 3 डेज की सैलरी, या फिर ये कह सकते हैं कि 3 लेबर्स की जो सैलरी के बराबर जो टैक्स देता। फॉर एग्जांपल सपोज एक लेबर को 1 ईयर, एक दिन में सपोज 200 रुपीज़ मिलते हैं, तो जो इसके हिसाब से जो 3 दिन में 600 रुपीज़ हुए, ओके। तो इससे ज़्यादा जो टैक्स पे करता है, मतलब 3 लेबर की सैलरी के बराबर जो टैक्स पे करता है, ओके, और 25 ईयर से अबव है, बट द वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू गिव द वोट्स, ओके। तो वही कहलाते हैं एक्टिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स को ही परमिशन थी वोट देने की, ओके। तो वो वोट किस किस को देते थे? सब 2 जन को, ओके। तो एक तो जुडिशरी फॉर्म करने के लिए वो वोट्स दिया करते थे जुडिशरीज को, और सेकंड वोट वो देते थे इलेक्ट्रल्स को। मतलब एक इलेक्ट्रल एक असेंबली थी इलेक्ट्रल, जिसमें 50,000 मेंबर्स थे। फिर ये 50,000 मेंबर्स मिलके एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, और नेशनल असेंबली में अप्रॉक्स 745 मेंबर्स होते थे, ओके। और फिर यही नेशनल असेंबली मिलके, इट मीन्स जो एक्टिव सिटीजन्स है, ओके, एक्टिव सिटीजन्स वोट देंगे इलेक्ट्रल्स को, इलेक्ट्रल्स इलेक्ट करेंगे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, जो कि लेजिस्लेचर्स कहलाती थी, ओके। और फिर ये नेशनल असेंबली का मतलब वो हेल्प करेगी राजा को डिसीजंस लेने में, और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्टर्स को बनाने में, ओके। तो मतलब मिनिस्टर्स को बनाता कौन था? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली किसके थ्रू बनाई जाती थी? इलेक्टोरल्स के थ्रू। और इलेक्टोरल्स के जो 50,000 मेंबर्स हैं, उनको कौन सिलेक्ट करता था? एक्टिव मेंबर्स, गॉट इट। और एक्टिव मेंबर्स कौन होते थे? ऐसे मेंस जो 25 ईयर से अबव है और 3 लेबर्स की वेजेस के बराबर जो टैक्स पे करते हैं, गॉट इट। तो ये हो पूरा उसका फॉर्मेशन था कि जो गवर्नमेंट का नया जो सिस्टम बना था वो सिस्टम वर्क कैसे करेगा। तो ये पूरा नेशनल असेंबली ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक ड्राफ्ट बनाया था, ओके, क्लियर। तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बताया हम। नाउ इसमें यही बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, उससे पावर्स मोस्टली जो मेन पावर थी वो नेशनल असेंबली के हाथ में थी, ओके। और ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन मीन्स जो सिटीजन्स थे वो डायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट को तो इलेक्ट कर नहीं रहे थे, वो स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट होते थे, ओके, लेवल बाय लेवल इलेक्ट होते थे। तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ओके, तो ये एक डायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं ना, वो भी 2 टाइप्स के होते थे, एक डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिसमें सिटीजन्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, और इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसमें वो किसी एक बॉडी बनाएंगे, फिर वो बॉडी किसी और मतलब वही बॉडी मिलके आगे गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, ओके। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता था जिसमें सभी सिटीजन्स को राइट्स नहीं थे पार्ट्स लेने के। ये राइट्स सिर्फ किसको दिए गए थे? जो टैक्स पेयर है, ओके। एंड टैक्स पेयर के साथ साथ वो 25 ईयर से अबव है, इसमें यही बताया गया है डेट। और टैक्स कैसे पे करते थे? 3 डेज की वेजेस के बराबर लेबर्स की, वही एक्टिव कहलाते थे। और एक्टिव सिटीजन्स को ही वोट देने मिलता था। यहाँ पे वुमेन्स, जितने भी वुमेन्स है और 25 ईयर से कम है, वो सारे पैसिव सिटीजन्स में आते थे। पैसिव सिटीजन्स को वोट कोई भी वो नहीं था किसी भी टैक्सेशन या फिर किसी भी फॉर्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने का, ओके ना। और तो ये क्वालिफाइड होने के लिए, अगर आपको क्वालिफाइड होना है इलेक्ट्रल मेंबर्स में बनने के लिए, जो एक्टिव सिटीजन जो वोट देते थे वो उससे क्या बनती थी? एक इलेक्ट्रल्स बनते थे, ओके। तो अगर आपको भी किसी पर्सन को इलेक्ट्रल के मेंबर बनना है तो उसको मतलब उस असेंबली के, तो उसको मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा हायर टैक्स पेयर बनना पड़ेगा। मतलब वो अगर उसे बनना तो जब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करेगा तभी वो बन सकता है, ओके। देन क्लियर। इसके बाद इसमें ये बताया है डेट, फिर उसी के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो मेंस और सिटीजन्स के राइट्स के लिए बना था, ओके। मेंस एंड सिटीजन्स के राइट्स में उन लोगों को उस टाइम सभी को राइट्स दिया गया था। और वो किस टाइप के राइट्स थे? आपको जीने का अधिकार था, बोलने का राइट दिया गया था, अपनी ओपिनियन रखने का राइट था, और साथ ही साथ जितने भी सिटीजन्स है वो सभी मेंस और सिटीजन्स वो लॉ के सामने दे आर ऑल इक्वल, ओके। और साथ ही साथ ये नेचुरल भी था और
इनएलिगेबल था, मतलब आपको जन्म के साथ ही मिलेगा और आपसे ये सब कोई भी नहीं छीन सकता ये राइट्स। ओके, तो इस टाइप के राइट्स मिले थे और हर एक ह्यूमन बर्थ के साथ इनको ये राइट्स दिए जाते थे। मतलब यहाँ पे उनको ये जो अधिकार दिए थे वो कोई एज लिमिट या कोई ऐसा बैकग्राउंड या क्राइटेरियाज नहीं थे, उनके बर्थ के साथ ही उनको ये सब राइट्स दिए जाएंगे। और ये राइट्स का सबसे मेन मोटिव था डेट जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को या फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सब राइट्स प्रोवाइडेड थे। Got it? अब इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि जो फ्रांस की जो मोनार्ची थी वो मोनार्ची अबॉलिश कैसे हुई, वो फिर रिपब्लिक कैसे बनी, और फिर नेक्स्ट उसके आगे का वी विल स्टडी है ना नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर दिस।